मतलब ये खुद पूरा नोट्स बहुत कम आता है, इस पे प्रॉब्लम ही आता है। तो ध्यान से समझेंगे। पोटेंशियोमीटर, देखिए पोटेंशियोमीटर है क्या, मान लीजिए कोई सेल है आपके पास, कोई सेल है। अब इस सेल का ईएमएफ हमको पता करना है, तो उस ईएमएफ को पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या पता करते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब कोई आप बाजार से बैटरी खरीद के लाया, बोले कि सर कितना ईएमएफ का है, कितने वोल्टेज का है, तो उसको हम लोग पता करते हैं पोटेंशियोमीटर से। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज अ डिवाइस टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, EMF of a cell without drawing current from it, इसका मतलब एक सेल का EMF तो नाप देंगे बिना उस सेल से करंट निकाले हुए। मतलब इस सेल कितना EMF का है वो पता चल जाएगा बिना इससे करंट निकाले हुए। अब कैसे वो तो पढ़ेंगे वर्किंग में भी। पहले डेफिनेशन पढ़िए, प्रिंसिपल पढ़िए, कंस्ट्रक्शन पढ़िए, उसके बाद वर्किंग में सारा बात बताएंगे। ठीक है, बहुत इजी है, बस सुनते रहिएगा, बहुत इजी है। अब एक और चीज होता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो याद है बताए थे, सेल के अंदर जो केमिकल होता है, जो होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा r, उसको भी मेजर कर देगा पोटेंशियोमीटर। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मेजर the internal resistance of cell and to compare the EMF of cells। अब कॉमन सेंस है, सेकेंड वाला क्या लिखता है, जब सेल का EMF नाप ही देगा तो दो सेल के EMF का रेशियो भी कंपेयर कर देगा। तो कोई बच्चा बोलेगा ये तो ऑब्वियस बात है सर, जब EMF को मेजर ही कर देगा तो कंपेयर नहीं कर देगा दो सेल का EMF को। तो एंड टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स लिख देते हैं, ऑफ टू सेल्स या थ्री सेल्स भी हो सकता है, तो कंपेयर भी कर देगा दो सेल का EMF, E1 by E2 क्या होगा। तो इस सब अच्छा से पढ़ाएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालेंगे, कंपेयर भी करेंगे, ठीक है, EMF तो निकालेंगे ही, तो सब अच्छा से वर्किंग में होगा। पहले आप जानिए कि पोटेंशियोमीटर क्या है भाई, इसका डेफिनेशन क्या है। तो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द EMF ऑफ अ सेल विदाउट ड्रॉइंग करंट फ्रॉम इट, बिना उस सेल से करंट निकाले उसका EMF नाप देना है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू measure the internal resistance of the cell and to compare the EMF of two cells। ठीक है, चलिए इसका प्रिंसिपल क्या है। अब किस प्रिंसिपल पे ही काम करता है, याद है लास्ट क्लास में बोले थे पोटेंशियोमीटर वायर मतलब कि रेजिस्टिव वायर। एक बात किए थे रेजिस्टिव वायर का, जिसके हर सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस था, मीटर ब्रिज में बताए थे ना। तो इसमें भी हम लोग को एक लंबा तार, 1 मीटर नहीं है 10 मीटर भी हो सकता है, ये बहुत लंबा तार यूज करते हैं। तो एक लंबा सा हम लोग को तार लेना है, क्या चीज का, एलॉय का बना हुआ रेजिस्टिव वायर। ठीक है, जिसके हर क्रॉस सेक्शन पे, जैसे एक वायर है बहुत रेजिस्टिव वायर है, इसके हर सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिव वायर है, कंडक्शन वायर नहीं है। ठीक है, रेजिस्टिव वायर क्या चीज का बनता है, एलॉय का बनता है। तो वही हम लोग पोटेंशियोमीटर में यूज करेंगे, अभी कंस्ट्रक्शन में देखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है प्रिंसिपल में, द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर स्टेट्स दैट, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में सिर्फ प्रिंसिपल भी लिखने आया है, याद कर लीजिएगा, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर states that the potential difference between two ends of a resistive wire, याद रखिएगा रेजिस्टिव वायर क्या चीज का बनता है, रेजिस्टिव वायर एलॉय का, लास्ट क्लास में बताए थे। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ रेजिस्टिव वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिख लीजिएगा अच्छा से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ
of that portion, length of that portion of the wire, इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। समझाते हैं, पहले देखते रहिए। तो V इज इक्वल टू, डायरेक्टली हटेगा तो कांस्टेंट लगता है K, तो इसको बोलते हैं V इज इक्वल टू KL। जहां पे K है, अभी बताएंगे, K एक कांस्टेंट है वायर का, समझाएंगे। और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेयर K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ रेजिस्टिव वायर, या पोटेंशियोमीटर वायर भी बोलता है, रेजिस्टिव वायर या पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ रेजिस्टिव वायर, और रेजिस्टिव वायर क्या चीज का बनता है? एलॉय का। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इसका ग्राफ अगर हम बोलेंगे, समझाते हैं, रुक जाइए। V और L के बीच में तो स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि डायरेक्टली है, ठीक है। अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आया कहां से, समझाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टिव वायर है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, तो इसमें तो करंट आ जाएगा, इसमें तो करंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो रेजिस्टिव वायर है, इसका पूरा A से B तक कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। तो यार रफ में समझिए, V बराबर IR तो सब जानता है। अगर मान लेते हैं यहां से आप पूरा रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V इज इक्वल टू IR। अब R को आप लिख सकते हैं, R को लिख सकते हैं रॉ L बाई A, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। अब I इस वायर में सीरी कांस्टेंट है, रॉ इसका मटेरियल का प्रॉपर्टी, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, वो भी आपका एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तो यहां से ध्यान से देखिएगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लिख सकते हैं, और बाकी सब तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इससे क्या होता है भाई, ये तो आप समझ गए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आया कहां से, उसको तो प्रूफ कर दिए, रफ में समझा दिए, इसको आपको बस समझाने के लिए हम किए। अब इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का हिंदी में मतलब समझिए, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। तो इससे बोलता है V बराबर KL, तो K आ जाएगा आपका V बाई L, K तो आ जाएगा V बाई L। अब इसका यूनिट क्या होगा बताइए, तो K का यूनिट, इट्स यूनिट, इस K का यूनिट बताइए, K का यूनिट वोल्ट पर मीटर, यही ना होगा, वोल्ट पर मीटर। अब समझाते हैं, मान लीजिए इस वायर का K, अच्छा से समझाते, रुकिए पहले एक बार आप क्या कीजिए ना, इसको नोट कीजिए, फिर अच्छा से समझाते हैं। K का इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। बोलिए बोलिए, क्या बोले, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, या पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये होता है V इज इक्वल टू KL, तो K क्या हो जाएगा, V बाई L। अब इसको हिंदी में समझाएंगे, इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले एक बार आप पूरा नोट करिए, पूरा इसको नोट करिए, पहले इस पूरे नोट्स को, पोटेंशियोमीटर का डेफिनेशन और प्रिंसिपल को नोट करें, फिर कंस्ट्रक्शन समझाएंगे, और अंत में जब वर्किंग समझाएंगे तो बहुत इजी लगेगा। देखिए, अब समझा देते हैं आपको। जैसे ये वायर है, अब इसका K कांस्टेंट होता है, मान लेते हैं इसका K है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर K है। अब देखिएगा मजा का बात, जैसे बहुत सारा पॉइंट है, A मान लीजिए आप, B C D E। अब सबसे अच्छा बात क्या है, और इस वायर में करंट है, बैटरी से कनेक्टेड है, वो भी देखिएगा आप फिगर कंस्ट्रक्शन में, तो बैटरी से कनेक्टेड है और सर्किट क्लोज्ड है, मन में सोचिए, और सर्किट में कोई करंट भी फ्लो कर रहा है, वो आपको मन में सोचना है कि सर्किट में करंट भी फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब अगर हम A और C के बीच का आपको लेंथ दे दे 2 सेंटीमीटर, और हम आपसे पूछे कि A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, A और C पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, A और C का, तो आप फॉर्मूला याद है KL। वाओ, पोटेंशियोमीटर वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस का निकालने का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू KL।
मतलब क्या, अगर K यहाँ पे 2 पहले ही से दिया हुआ है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और L भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, आंसर आ गया 4 वोल्ट। बहुत सुंदर। फिर समझिए, अगर हम आपको A और D के बीच का दूरी दे दे, मान लीजिए A और D के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, मान लीजिए, मतलब कोई दो पॉइंट लिए वायर पे और उन दोनों पॉइंट के बीच का हमको लेंथ पता है, तो और K तो पहले से पता है और लेंथ भी पता चल गया, अब K भी पता है लेंथ भी पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट नहीं पता चल जाएगा, बिटवीन टू एंड्स ऑफ द रेजिस्टिव वायर या बिटवीन टू पॉइंट्स। तो द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ रेजिस्टिव वायर, या बिटवीन टू पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट्स कर लीजिएगा, बिटवीन टू पॉइंट्स मतलब कोई भी दो पॉइंट ऑफ अ रेजिस्टिव वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। तो यहाँ पॉइंट्स कर दीजिए, बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट। आप जैसे कोई बच्चा बोलेगा बहुत आसान, अगर हमको मान लो C और B के बीच का दूरी हमको पता है 7 सेंटीमीटर, और K हमको पहले से पता है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और हमसे कोई पूछेगा C और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, मतलब कि VC माइनस VB, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर पोटेंशियल, तो VC माइनस VB मतलब कि VCB, वोल्टेज बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो V बराबर KL, तो K तो फिक्स्ड है 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और लेंथ कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया तो 14 वोल्ट नहीं आ गया। तो देखो यहाँ याद करने वाला क्या चीज है कि अगर हम कभी बोले ना कि एक रेजिस्टर है, उसमें करंट है I, ठीक, रेजिस्टेंस है R, इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो तो तुम बोलना V बराबर IR, ओम्स लॉ। फिर से सुनो, अगर कोई रेजिस्टर है उसमें हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ, तो फट से बोलना V बराबर IR। लेकिन अगर कोई पोटेंशियोमीटर वायर है जो कि रेजिस्टिव वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, अगर इसमें हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ, तो V बराबर IR मत बोलना, अब बोलना V बराबर KL। कैसे आया, प्रूफ भी बताया, V बराबर KL बोलना, क्योंकि K हमेशा न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, वो पूरा पता चल जाएगा, अभी सवाल बताएंगे। तो फिर से एक बार पहले बोलो, कोई रेजिस्टर है उसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ, सीधे रेजिस्टर बोलेंगे तो तुम बोलना V बराबर IR। अगर बोलेंगे पोटेंशियोमीटर वायर है, क्या बोलेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ, तो बोलना V इज इक्वल टू KL। K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो बस ऐसे अभी समझो, K पता रहेगा या K निकालना रहेगा, ठीक है। अब चलो कंस्ट्रक्शन देखते हैं, पहले डेफिनेशन याद करो, प्रिंसिपल भी अच्छा से समझ गए कि कोई पोटेंशियोमीटर वायर है, उसके ऊपर कहीं भी दो पॉइंट ले लो जिसके बीच का लेंथ L है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू KL। व्हाट इज K? K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। K का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कट जा रहा था ना। चलो अब चलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, तो समझ गए। अब कंस्ट्रक्शन देखो, कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि एक वुडन बोर्ड लिया जाता है, लकड़ी का तख्ता, ठीक है, एक वुडन बोर्ड यहां पे बना रहे देखो, क्योंकि फिगर अभी हम रखेंगे बहुत देर तक। एक वुडन बोर्ड लिया जाता है, ठीक, और उस वुडन बोर्ड पे इस मॉडल को समझो, एक पोटेंशियोमीटर वायर रेजिस्टर को ऐसे फिक्स कर दिया जाता है AB। अब AB क्या है, रेजिस्टिव वायर है, कंडक्शन वायर नहीं है, रेजिस्टिव वायर है, ठीक है। तो एक वुडन बोर्ड लिया गया, उसके ऊपर एक रेजिस्टिव वायर को फिक्स कर दिया गया। अब इसका लेंथ बहुत बड़ा हो सकता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। और उसके बाद कंडक्शन वायर से ऐसे एक बैटरी लगा दिया गया, ऐसे बैटरी लगा दिया, मेन बैटरी है V वोल्टेज का, ठीक है। और जिस सेल का जिसका EMF निकालना था उसको इधर लाओ और ऐसे लगा दिया जाता है। और EMF जब इसी का पता करना, EMF E पता है, बैटरी का वोल्टेज E हम लोग को पता है, ठीक है। EMF जिसका निकालना है जिस सेल का, उसको यहां लगा दिया जाता है।
और लगाते समय उसके नेगेटिव टर्मिनल से एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। और याद है एक बताए थे जॉकी जे, एक जॉकी लगाया जाता है ऐसे। पहले फिगर को एकदम मन में देख लो। इस पूरे सेटअप को जब हम लोग एक्सपेरिमेंट में करते हैं तो ब्रेन में दो बात रखते हैं, ठीक है, ईवी बोर्ड एग्जाम में आता है, सुनना ध्यान से। ब्रेन में दो बात रखते हैं। पहला बात कि जिधर मेन बैटरी का पॉजिटिव है जो हम लोग लगाए हैं, और जिस सेल जिसका ईएमएफ निकालना है उसका पॉजिटिव है, दोनों एक तरफ होना चाहिए। यहां पे देखो दोनों पॉजिटिव एक साइड है, इस साइड है, मतलब कि एलएचएस के साइड है, ठीक है। तुम इस बैटरी को उल्टा नहीं लगा सकते, तो फिर मेजर नहीं होगा एक्सपेरिमेंट में। प्रैक्टिकल्स करोगे ना जब लैब में स्कूल में, तो ये बात बताया जाएगा कि जिधर मेन बैटरी का या मेन सेल का पॉजिटिव होता है, अननोन सेल का भी पॉजिटिव उधर होना चाहिए। अननोन सेल माने क्या, जिसका ईएमएफ हम लोग को पता करना है। अभी यही ना ईएमएफ ई पता करना है, उसके लिए पोटेंशियोमीटर का सेटअप कर रहे हैं हम लोग। दूसरा बात कि ये जो भी है, जो मेन बैटरी का वोल्टेज है वी, ये बड़ा होना चाहिए अननोन ईएमएफ ई से। कोई बच्चा बोलेगा कॉमन सेंस है भाई, ठीक है। ये दो बात दिमाग में रखना जब सेटअप करोगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यही फिगर है, ध्यान से कान खोल के सुनो। यही फिगर बोर्ड एग्जाम में हमेशा दिया रहता है। मतलब 20 साल का जब तुम क्वेश्चन बैंक देखोगे, तो जब जब बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन दिया है पोटेंशियोमीटर पे, यही डायग्राम दिया है। कान खोल के सुनो इसको, बात को। मतलब कि जब क्वेश्चन बैंक तुम देखोगे तो हर बार सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, यही डायग्राम हमेशा देता है और इसी से सवाल पूछता है। दिस विल बी द डायग्राम। कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसी डायग्राम को बुक में ऐसे बनाता है, जैसे कि वो जो वुडन बोर्ड है थोड़ा बड़ा कर देगा। बताते हैं क्यों। डायग्राम दोनों सेम है लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ध्यान से सुनना क्यों। ये जो ए बी तार है बहुत लंबा होता है, 10 मीटर भी हो सकता है। तो अब 10 मीटर लंबा लकड़ी का तख्ता कैसे लगाओगे? 10 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया। तो प्रैक्टिकल्स में क्या होता है ना, प्रैक्टिकल्स में कि जैसा कि मान लो प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, जैसे ये पॉइंट है ऐसे होता है, जैसे यहाँ ए है। अब क्या करेगा, यहां से आप तार को, एक ही तार को, 10 मीटर के तार को बहुत हिस्सा में काट देगा, कट 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 कट। और प्रैक्टिकल में ऐसे करेगा, फिर यहां मेटल स्ट्रिप लगा देगा, मेटल का ऐसे ऐसे। ध्यान देना, ये सब मेटल प्लेट है, बहुत सारा मेटल प्लेट लगा देगा। थोड़ा छोटा सा एक लकड़ी का बोर्ड लेगा, उस पर मेटल का प्लेट लगा देगा। ये सब मेटल का प्लेट है, M1, मेटल का प्लेट M2, मेटल का प्लेट M3, मेटल का प्लेट M4, मेटल का प्लेट M5, ठीक है, M5। ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं है, एकदम इजी है, बस सुनते रहना है आपको। अब मेटल का प्लेट M6 ऐसे लगा देगा। जब प्रैक्टिकल में स्कूल में जाओगे ना तब देखोगे। और क्या करता है, मेटल के प्लेट में वायर कनेक्ट कर देगा। वायर को हम लोग दिखा रहे थे किससे, ब्लू कलर से। तो चलो ब्लू कलर से ये सब ऐसे वायर कनेक्ट करते जा रहा है। ये मेटल थोड़ा ऐसे करो, चलो यहां तक ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ए से हम लोग स्टार्ट किए, ध्यान दीजिएगा, ए से स्टार्ट किए। अब मान लो यहीं तक हम कनेक्ट करें सी, और उसके बाद यहां से ऐसे बैटरी लगा देगा। बैटरी का वोल्टेज भी ये वाला बैटरी, ठीक है। अब की लगाना है तो लगाओ, अब फिर ऐसे कर देगा। अब सोचो ये, अब बुक में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इस तरह। उसके बाद फिर यहां से ऐसे बैटरी लगा देगा, ऐसे, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव एक साइड होना चाहिए, ऐसे। और फिर गैल्वेनोमीटर, और फिर कहीं ऐसे करके जॉकी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यही वाला डायग्राम, आप ही का डायग्राम सही है, और बोर्ड एग्जाम में यही डायग्राम रहता है। अब ये डायग्राम और ये डायग्राम में क्या फर्क है? ये देखने में थोड़ा मनहूस टाइप लग रहा है दोनों मैथमेटिकली सेम। क्या है भाई अंतर? अंतर यही है कि इसमें हम लोग ए बी वायर को स्ट्रेट सोचे हैं, और इसमें जो हम लोग ए बी वायर है ए से बी तक, उसको काट काट के डाले, क्योंकि तार बहुत लंबा होता है। तो प्रैक्टिकल्स में एक लकड़ी के तख्ता पे 10, पता चला कि रूम का यहां से वहां दूरी ही 10 मीटर है, 10 मीटर भी नहीं होगा, हो सकता है रूम का। अब तुम 10 मीटर लंबा तार कैसे बिछाओगे? तो क्या करता है ना, तार को काट के मेटल स्ट्रिप से ऐसे करने से बहुत लंबा तार को छोटे से बोर्ड पे हम लोग सिमटा के रख सकते हैं। तो इसीलिए याद रखना, फिर से ये डायग्राम बनाने का आवश्यकता नहीं। ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है, और इस देखने में आसान भी लगता है। और खुशी का बात क्या है कि आज तक जितना बार भी सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछा है पोटेंशियोमीटर का, यही डायग्राम दिया है। दोनों डायग्राम सेम है, इसीलिए हम बता दिए तुमको, ठीक है, मैथमेटिकली।
खाली उसमें सीधा रखा गया ये भी तार को, इसमें बार बार ऐसे ऐसे करके रखा जाता है प्रैक्टिकल्स में। दोनों का इक्विपमेंट से, फिर ए से देखो ना, ए से कनेक्ट हुआ सेल, उसका गैल्वेनोमीटर, फिर जॉकी, तो अभी समझेंगे वर्किंग भी। तो ई कोई हमको मत पूछना कि सर ई डायग्राम ऐसा क्यों है किसी किसी बुक में, वो सेम है दोनों डायग्राम, हम लोग को बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी हम बोले कि बोर्ड एग्जाम में पोटेंशियोमीटर आता भी बहुत कम है, उस पर सिर्फ प्रॉब्लम्स आता है, वो प्रॉब्लम्स आता है सिंपल सा। चलो एनसीईआरटी रीडिंग लगाना ना, कुछ दिया ही नहीं एनसीईआरटी में, आधा पेज में तो पोटेंशियोमीटर एक पेज में दे दिया खाली क्वालिटी। अब आओ तो वर्किंग में हम क्या क्या बोले। अब देखो वर्किंग पहले समझा ही देते, फिर हम सॉरी कंस्ट्रक्शन पहले लिख देते, फिर हम वर्किंग पे आते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बोल रहा है भाई, ए लॉन्ग रेजिस्टिव वायर। अब लॉन्ग कितना भी हो सकता है भाई, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 10 मीटर। तो ए लॉन्ग रेजिस्टिव वायर ए बी, लॉन्ग रेजिस्टिव वायर ए बी मेड ऑफ एलॉय, ए लॉन्ग रेजिस्टिव वायर ए बी मेड ऑफ एलॉय लिखना चाहते हैं, ए बी इज फिक्स्ड ऑन ए वुडन बोर्ड, the two ends of wire is connected to a main cell of potential difference V, जो कि तुमको दिख रहा है यहाँ पे मेन सेल, फिर a cell of unknown EMF, जिसका पता करना है unknown EMF E, यही पता करना है, is connected to the circuit with the help of a galvanometer, with the help of a galvanometer and jockey, एंड ए जॉकी। जॉकी याद है ना, तो बताया था हुक की तरह रहता है थोड़ा सा, और स्लाइड कर सकता है, ठीक है ना, हुक की तरह रहता है या नाइफ की तरह रहता है, वो पकड़ लेता है, उसका स्लाइड हो सकता है ए बी पे, जॉकी। एंड ए जॉकी एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। देखो भाई अब ऑफलाइन की तरह 16 फीट का बोर्ड है नहीं कि लिखते चल जाते थे, एक ही बोर्ड में हटा देते थे, यहाँ पे तो है कि पहले लिखना पड़ता है धीरे धीरे। तो अब कंस्ट्रक्शन को भी पहले तुम समझ गए। अब मेन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वर्किंग की, वर्क कैसे करता है, तो ई बताते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन नोट करो, वर्किंग को समझाते हैं। चलो कंस्ट्रक्शन पहले नोट कर लो कि एक लॉन्ग रेजिस्टिव वायर ए बी है, फिक्स्ड हो गया वुडन बोर्ड पे, द टू एंड्स ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू अ मेन सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी, मेन सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी से कनेक्ट कर दिया गया। अ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई, जिसका पता करना है, इज कनेक्टेड टू द सर्किट with the help of a galvanometer and a jockey as shown in figure। चलो इसको नोट करो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो जल्दी से। पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया, चलिए वेरी गुड। अब वर्किंग देखो, अब जॉकी को स्लाइड करो, एकदम ए पे पहले रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे जब तुम जॉकी को रखोगे तो गैल्वेनोमीटर का सुई हिलेगा, मतलब कि उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में क्या रहेगा, करंट रहेगा। याद है ना कल का वीडियो मीटर ब्रिज वाला, कैसे नल पॉइंट खोजे थे जहां पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, जीरो। अब सोचो शुरू में गैल्वेनोमीटर का सुई हिलते रहेगा, उसका नीडल, मतलब कि उसमें करंट होगा। यहाँ पे रखेंगे इस जॉकी को, फिर थोड़ा यहाँ करेंगे, अभी भी हिल रहा है, करते 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 एक पॉइंट खोजेंगे जहां पे इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा, उसमें करंट जीरो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर में। उस पॉइंट को जहां वायर पे मिलेगा, वो पॉइंट एक यूनिक पॉइंट मिलेगा, उस यूनिक पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। तो पहले क्या क्या बोले लिखते हैं पहले वर्किंग में बाय स्लाइडिंग द जॉकी ऑन द वायर AB, we find the null point, मान लो J,
अब जे नल पॉइंट है। नल पॉइंट कैसा पॉइंट होता है? जहां गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, अब आगे सोचो, नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट मिल गया तो आगे सोचो, इसमें जो करंट यहां से निकल रहा होगा आई, जब ये करंट यहां पहुंचेगा और नल पॉइंट हम लोग को मिल चुका है, इसका मतलब ये पूरा करंट इधर चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, अब इसमें दो बात ध्यान से सुनना, कान खोल लो एकदम ध्यान सुनो। हम क्या बोले? नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट मिल गया मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। तो अरे बच्चे, अगर इस करंट का थोड़ा सा भी करंट ऊपर इधर से घुसता, अगर इधर से घुसता तो फिर इधर से आता, क्योंकि जितना किसी ब्रांच में करंट घुसेगा फिर इधर से ना निकलेगा। और जबकि तुम बोल दियो कि इधर कोई करंट नहीं है, तो इधर कोई करंट नहीं है मतलब इधर कोई करंट जा नहीं रहा होगा, क्योंकि यहां से जाता तो यहां से आता, और यहां से आता तो गैल्वेनोमीटर का सुई हिलता, जो कि पहले ही बोल रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तब ना बात कर रहे हैं, नल पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो अगर नल पॉइंट है तो दो बात, पहला बात समझ गए कि ये जो करंट है, पहला बात ये करंट पूरी तरह से इधर जा रहा होगा, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें इधर से जाता तो फिर इधर से घूम के आता, और इधर से आता तो फिर गैल्वेनोमीटर का सुई हिलता। ठीक है, जो कि पहले ही बोला है कि डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरा बात, इस बैटरी से कोई करंट नहीं निकल रहा होगा, इस सेल से, इस अननोन ईएमएफ के सेल से कोई करंट नहीं निकल रहा होगा। ये सुंदर बात। अब बताओ क्यों? अरे बच्चे, नल पॉइंट पे अगर इससे कोई करंट निकलता, इससे अगर कोई करंट निकलता तो इधर से निकलता ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर वापस मिलता, क्योंकि हम क्या बताए थे, किसी भी सेल से जितना करंट पीछे आगे से निकलेगा पीछे से उतना ही मिलना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो अगर इधर से करंट निकलता तो फिर इधर से करंट मिलता, और इधर से करंट मिलता तो गैल्वेनोमीटर का सुई हिलता, जो कि पहले ही बोला हुआ है नल पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का सुई हिल नहीं रहा है, डिफ्लेक्शन इज नॉट शोइंग। तो ध्यान समझना, दो बात, अगर नल पॉइंट मिल गया है तो कितना बात? दो बात। पहला बात कि मेन करंट जो है, मेन करंट वो पूरी तरह से ऐसे जा रहा होगा नल पॉइंट जब मिल गया तो। दूसरा बात, अननोन सेल के ईएमएफ से कोई करंट नहीं निकल रहा होगा। कब? अगर गैल्वेनोमीटर का नीडल हिल नहीं रहा है नल पॉइंट पे। बाकी सब पॉइंट पे तो फिर करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, बाकी किधर कहीं और जॉकी रखोगे ना, तब तो करंट डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो पता चलेगा इससे भी करंट निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है, इससे भी निकल रहा है। लेकिन हम लोग बात कब कर रहे हैं? नल पॉइंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना, लेट, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू एज है। अब हम लोग स्केल से ये लेंथ नाप लो, x है मान लो, x मानते हैं हमेशा, तो लेट x इज इक्वल टू एज है बी बैलेंसिंग लेंथ। इसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। क्यों, क्या चीज बैलेंस कर लिया अभी बताएंगे। इसके पोटेंशियल डिफरेंस को इसका पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस कर दिया। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। तो बैलेंस क्या हो रहा है? नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस और ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी बताएंगे x इज इक्वल टू एज बी बैलेंसिंग लेंथ, और एक लिख देते हैं फिर से, नोट दैट एट नल पॉइंट नो करंट, नल पॉइंट पे नल पॉइंट नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब समझ में आया डेफिनेशन? क्यों डेफिनेशन लिखा हुआ था पोटेंशियोमीटर में कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम इट। बिना इस ईएमएफ, इस सेल से करंट निकाले हुए इसका ईएमएफ नाप देगा। अब चलो खत्म हो चुका खेल, अब वेरी इजी। अब देयरफॉर ईएमएफ ऑफ सेल, जो ई हम लोग को पता करना है। अब बताओ, इसका जो ईएमएफ होगा और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम होगा, तो ईएमएफ ऑफ सेल बराबर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इन ओपन सर्किट। याद है ना, ईएमएफ पढ़ाए थे कि एक सेल का ईएमएफ उस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कब होता है? जब ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट का मतलब कि जब उससे कोई करंट नहीं निकलता, स्मॉल आई दे देते हैं। अब यहां से कोई करंट नहीं निकल रहा है, तो इस सेल का ईएमएफ और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही एजे का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो जो इसका वही इसका। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर एजे, वेरी गुड।
अब चलो, अब पीछे कुछ याद करवाए थे तुम लोग को, क्या बोले थे हम? अगर हम तुमसे पूछे कि कोई रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो, तो तुम बोलेगा V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि किसी पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, किसी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो, तो तुम क्या बोलेगा? V इज इक्वल टू के एल। तो K इंटू एल, और यहां पे K इंटू एल, और L क्या है यहाँ पे? X है। हो गया, आंसर आ गया। तो ईएमएफ जो E है, जो ईएमएफ E है, वो क्या आ गया तुम्हारा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। K क्या चाहिए? पोटेंशियल ग्रेडियंट, इनटू X क्या चाहिए? बैलेंसिंग लेंथ। अब सोचो, खेल खत्म, ईएमएफ निकल गया, पहला चीज खत्म, ईएमएफ निकल गया। मतलब कि K हमको अगर मान लो पता है, जैसे समझाए थे, अब तुमको क्या करना है? जॉकी लेके चल रहे हो, मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। जैसे ही नल पॉइंट मिल गया, जहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तुम स्केल की मदद से, प्रैक्टिकल्स में, प्रैक्टिकल हो रहा है, मन में सोचो, लैब में प्रैक्टिकल्स में X नाप लोगे। अब एक बार X नाप लोगे, K अगर पता है तो ईएमएफ नहीं पता चल जाएगा? KX। कितना सिंपल वर्किंग था, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यही है कि तुमको ध्यान से इसको समझना है, जो जो हम शुरू से बात बोले हैं। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। ये सब पढ़ाया हुआ है। ईएमएफ ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल के बराबर कब होता है? ओपन सर्किट में, जब उस सेल से कोई करंट नहीं निकलता है। और यहाँ नहीं निकल रहा है करंट, क्योंकि नल पॉइंट है। नल पॉइंट है मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, तब ये सारा बात हो रहा है। सारा बात ही हो रहा है कि व्हेन वी हैव फाउंड द नल पॉइंट। ओके, चलिए एप्लीकेशन में आते हैं। यही है पोटेंशियोमीटर भाई तुम्हारा। इसमें 4 चीज तुमको करना रहता है: डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग। चलो, इसीलिए सेल का हम बहुत अच्छा से ईएमएफ जब पढ़ा रहे थे, 4 केस बताए थे ना, कि एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कब बराबर होता है उसके ईएमएफ के? जब वो ओपन सर्किट होता है, मतलब जब उस सेल से कोई करंट नहीं निकलता है। तो देखने में तो भाई क्लोज सर्किट लग रहा था, लेकिन क्योंकि करंट नहीं निकल रहा है सेल से, ऊपर वाले सेल से, अननोन जिसका ईएमएफ है, जिसका ईएमएफ हम लोग को पता करना है, तो एक्चुअली वो ओपन सर्किट है, क्योंकि उससे कोई करंट नहीं निकल रहा है। और पैरेलल में सब जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जो ऊपर वाले सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है और जो वायर का, पोटेंशियोमीटर वायर का जो एजे का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा पैरेलल में। चलो, बहुत आसान। अब कम एप्लीकेशन देखो इसका। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो भाई, पहला एप्लीकेशन बहुत आसान है, डायग्राम बेकार में मिटा दिए, लेकिन चलो ठीक है, मन में डायग्राम तुम लोग कॉपी में डालिए ना, कॉपी में देख लेना। अब पहला है कंपैरिजन। कंपैरिजन, ठीक से स्पेलिंग लिखना, गलती मत लिखना। कंपैरिजन ऐसे यही स्पेलिंग होता है। अब कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। अब देखो क्या है, मतलब कि पहले तुम एक सेल था, मान लो उसका ईएमएफ E1 है, जॉकी को ऐसे किए, मिल गया भाई नल पॉइंट, X1 लेंथ आया, बैलेंसिंग लेंथ। फिर एक बार और एक्सपेरिमेंट करो, दूसरा नया सेल लगाओ, मान लो उसका ईएमएफ E2 है, फिर से जॉकी को उठाओ, फिर उसका नल पॉइंट खोजो, मान लो आया बैलेंसिंग लेंथ X2। तो अब तो हो ही जाएगा, मतलब क्या, ये तो डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा। देखो कैसे, लेट द बैलेंसिंग lengths be X1 and X2 of 2 cells of EMF E1 and E2। तो चलो पहला सेल के लिए बोलो, E1 बराबर क्या बताए थे? KX1। अभी पीछे नीचे फॉर्मूला बताए ना EMF का, K इंटू एक्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू बैलेंसिंग लेंथ। एंड दूसरे सेल के लिए बताओ, E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? KX2। अगर डिवाइडिंग कर दें, तो क्या होगा? E1 बाई E2, के कट जाएगा, X1 बाई X2। तो कोई बच्चा बोलेगा कितना इजी, अभी इससे खूब सवाल पूछता है, जानते हो इससे प्रॉब्लम बहुत आता है, हंसी आएगा, कितना इजी है। बोल देगा पहला एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए ईएमएफ
कुछ आया 2 वोल्ट 3 वोल्ट, उसका बैलेंसिंग लेंथ भी दे देगा, मान लो आया कुछ भी। फिर बोल देगा दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब मतलब उसी में दूसरा सेल से एक्सपेरिमेंट किया गया तो बैलेंसिंग लेंथ कुछ और आया, तो उसका ईएमएफ क्या होगा। तो बताओ 4 चीज में अगर 3 चीज दे देगा तो एक चीज नहीं निकल जाएगा। तो बहुत बार आता है प्रॉब्लम E1/E2 इज इक्वल टू X1/X2 से। तो प्रॉब्लम हमेशा आते रहता है, इसको ब्रेन में रखना, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ठीक है, तो पहला के लिए इक्वेशन दूसरा के लिए डिवाइड कर दिए, के कट गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का निकलेगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेकेंड एप्लीकेशन बताए थे ना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस भाग पर कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोग को सेल से करंट निकालना ही पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, देखो इसको समझ लो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में उतना कैलकुलेट करने नहीं आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल आता है, लेकिन सीख लो। अब है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ सेल। देखो इसके लिए क्या करते हैं ना, अब सेल से करंट निकालना पड़ेगा। तो पहले फिगर फिर से बनाते हैं। एक वुडन बोर्ड लिए थे, वुडन बोर्ड, लकड़ी का तख्ता, और उसके ऊपर पोटेंशियोमीटर वायर था, याद है ना, जिसको हम लोग सीधा बनाते हैं न्यूमेरिकल में हमेशा। सीबीएसई बोर्ड भी हमेशा सीधा ही बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मेन सेल लगाए थे जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी पता रहता है। ठीक है, इसमें करंट अपना आई आते रहता है। अब यहां से हम लोग एक सेल ऐसे लगाए थे जिसका अननोन ईएमएफ ई है, और पूरे सेटअप के समय याद रखते हैं कि इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव सेम साइड में होना चाहिए, सब बताया हुआ है बात। अब यहाँ पे एक ऐसे पैरेलल में एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाओ, क्यों बताते हैं, आर। ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, यही तो निकालना है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, और यहाँ पे वो की लगा दो, अभी की मत क्लोज करो। अब यहाँ पे है गैल्वेनोमीटर, अब ये आ गया जॉकी, मान लो नल पॉइंट मिल गया। अभी सुनो, की जो है अभी ये अभी क्लोज नहीं किए, तो अब जब की क्लोज नहीं किए हैं तो इसका रहना ना रहना, शुरू में बात बराबर है, शुरू में बात बराबर है, इसका रहना या ना रहना बात बराबर है, क्योंकि की इज नॉट क्लोज। तो ये तो एक ओपन सर्किट हो गया। तो फिर से खोजते 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 मिल गया, क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। तो ये तो सब बच्चा समझ गया कि व्हेन की इज ओपन, जो पीछे पढ़ाए थे वही होगा। व्हेन की इज ओपन, जब की को ओपन है तो द बैलेंसिंग लेंथ, when key is open, the balancing length is x1। ठीक है, अब ये वाला बैलेंसिंग लेंथ आपका x1 जो था पीछे, और हम लोग का आया था इक्वेशन ईएमएफ जो हम लोग निकाले थे E इज इक्वल टू KX1। ये वही बात है जो हम लोग कर चुके हैं, मतलब ये पीछे वाला बात है, मतलब ये वही सर्किट है, इसको मिटा दो मन में से। और वही जो किए थे, बस x1 मान लिया, x1 पे आ गया जबकि ओपन है। अब क्यों लगाए भाई रजिस्टर, बताते, सब समझ में आएगा, सुनते रहना। ठीक है, बोल रहा है कनेक्ट, कंसिडर एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कंसिडर एन एक्सटर्नल रेजिस्टर आर be connected in parallel to cell, जो कि दिख रहा है, सेल से पैरेलल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दिए हैं। क्यों लगा दिए अभी पता चल जाएगा। तो पहला चीज तो तुम समझ गए। अब चलो की को क्लोज करो। व्हेन की इज क्लोज्ड, की को क्लोज कर दो। अब बताओ, जैसे ही की को तुम क्लोज करोगे सब गड़बड़ घोटाला। अब ऊपर वाला सर्किट पूरा क्लोज्ड हो गया। अब गैल्वेनोमीटर का सुई जो कि नहीं हिल रहा था जब की ओपन था, फिर से डिफ्लेक्ट करने लगा, सब गड़बड़ हो गया। अब x1 पे बैलेंस नहीं होगा जब की को हम लोग क्लोज कर दिए। क्यों? क्योंकि अब इससे करंट निकलने लगा होगा, क्योंकि ऊपर वाला क्लोज सर्किट हो गया। अब करंट निकलने लगा होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, क्योंकि इस क्लोज्ड सर्किट में सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है।
तो अब बताओ फिर से अब गैल्वेनोमीटर में भी करंट आ गया, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होने लगा, अब तो गड़बड़ हो गया। अब नया हम लोग को बाइक बैलेंसिंग लेंथ खोलना पड़ेगा, तो फिर से एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, फिर से हम लोग जॉकी को उठाए, फिर धीरे 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 नया हम लोग को आया, मिल गया ये आपको जे डैश, ये जे डैश जो है न्यू बैलेंसिंग लेंथ है। कब? जब हम लोग की को क्लोज कर दिए। तो व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड द बैलेंसिंग, द न्यू लिख दे, द न्यू बैलेंसिंग लेंथ इज x2। अब चलो नया बैलेंसिंग लेंथ x2 आ गया यहां से यहां तक। खुद से भी सोचना बैलेंसिंग लेंथ का मतलब क्या है। जब की क्लोज कर दिए तो बैलेंसिंग लेंथ नया मिल गया x2, मतलब कि नया नल पॉइंट मिला। नया नल पॉइंट बने, अब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होगा तो कितना बात, दो बात। पहला बात, ये वाला करंट जो मेन करंट है सीधे इधर जा रहा होगा, और इससे जो करंट निकल रहा होगा छोटा आई सीधे ऊपर जा रहा होगा ऐसे। क्योंकि अरे बच्चे, इसका करंट अगर जरा सा भी इधर आता, अगर इसका थोड़ा सा भी पार्ट करंट इधर जाता तो इधर जाता, तो इधर से आता, इधर से आता तो फिर गैल्वेनोमीटर का सुई हिलता। जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नल पॉइंट मिल गया है, मतलब गैल्वेनोमीटर का सुई नहीं हिल रहा है। तो अगर गैल्वेनोमीटर का सुई नया नल पॉइंट पे नहीं हिल रहा है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं, तो पक्का इससे करंट पूरा ऐसे जा रहा होगा। समझने का चीज है, बहुत आसान। और मेन करंट ऐसे जा रहा होगा, कहीं डिवीजन नहीं हो रहा, क्योंकि अगर नीचे आता तो फिर इधर से मिलता। अपना दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो चलो बोलो, अब भाई नया नल पॉइंट अब हम लोग को मिल गया ये। तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये देखो ना, एजे डैश जो नया नल पॉइंट है, एजे डैश, ये सेल और ये तीनों क्या चीज है, पैरेलल में। तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रजिस्टर आर, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस, और एजे डैश का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर एजे डैश बराबर होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V, मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है, ठीक है। और एजे डैश का क्या लिख देंगे, के एक्स डैश। आप सोचते रहो, बार बार बता रहे, वायर का पोटेंशियोमीटर, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला के एल, और यहाँ एल कितना है, x2। ये x1 मान लेते, इसको x2 मान लिया, ठीक है। x2 जो नया बैलेंसिंग लेंथ है उसको x2 मान लिया। या तो एक काम करो, पहले वाला को x मान लो, इसको x डैश मान लो। तो पहले वाला को x ही रहने दो जैसे था, E बराबर के x, और नया को x डैश मान लो। तो V बराबर के एक्स डैश। अब V बराबर क्या होता है, रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर IR। तो V इज इक्वल टू IR के एक्स डैश। चलो सॉल्व करो भाई, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जगह यहीं पे। अब I के जगह लिख सकते हैं E बाई R प्लस R। इस सर्किट में देखो करंट I जो है, EMF E है, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R है, इंटू ये वाला R। तो I का वैल्यू रख दिए, R भी रख दिए, बस हो गया, बहुत ही आसान है। चलो अब ई आर प्लस आर, ई, अब ई का वैल्यू बोलो फर्स्ट से, के कट गया। चलो तो यहां से हम लोग का एक्स आर, ई उधर करो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में एक्स डैश आर एक्स डैश, एक्स डैश हम लोग को निकालना है, सॉरी हम लोग को स्मॉल आर निकालना है। तो ये वाला इधर फेंक दो, तो ये वाला इधर फेंकोगे तो एक्स आर माइनस एक्स डैश आर, और ये आर एक्स डैश अकेले रह गया। यहाँ से हम लोग का आर इज इक्वल टू आ गया एक्स माइनस एक्स डैश इंटू आर। यहाँ से हम आर कॉमन ले लिए और नीचे गया एक्स डैश। ये आपका फॉर्मूला आ गया, खत्म। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला क्या है, पुराना वाला बैलेंसिंग लेंथ, पुराना वाला मतलब जब की ओपन था तब बैलेंसिंग लेंथ क्या था, एक्स, इसको एक्स मान लो। और जब की क्लोज किए तो यहां मान लिए एक्स डैश। तो जब की ओपन था तो ई तो भूल जाओ, तो वही पीछे वाला केस हो गया। तो ई बराबर के एक्स, और जब क्लोज किए तो फिर सब गड़बड़ हो गया, फिर नया बैलेंसिंग लेंथ खोजे, और नया बैलेंसिंग लेंथ कितना आ गया, एक्स डैश। और फिर हम लोग ये पैरेलल में लिख दिए, बहुत ईजी है। ई देखो, ई तो तुमको समझ में आ ही गया दोस्त शुरू में, ई तो कहां से आया, पीछे से।
और उसके बाद यही ना तुमको समझना है कि नया बैलेंसिंग लेना आ गया एक्स डैश, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तरफ सेम होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा, पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब फिर हम बस फॉर्मूला रख के इसको सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक। तो क्या आ गया हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, x माइनस एक्स डैश इंटू आर बाई एक्स डैश, मतलब आर हम लोग को दिया रहेगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अगर तुम नहीं लगाते बाहर से रेजिस्टेंस तो इससे करंट नहीं निकलता, और इससे अगर करंट नहीं निकलता ऊपर वाले लूप में तो हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस कभी नहीं पता चलता। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो ऊपर हम लोग को इस सेल से करंट ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर? तो बस एक स्टेप और ये दो स्टेप, फिर वैल्यू रख के सॉल्व कर दिए। एक चीज और बता देते, पहले नोट करो फिर समझाते हैं। एक चीज और, कोई बच्चा को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रफ में एक चीज समझाते हैं। पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट करो पहले एकदम अच्छा से, बहुत इजी है। देखो देखो, कोई बच्चा बोलेगा सर आई का वैल्यू कैसे रख दिए, तो देखो हम समझा देते हैं रफ में। कॉपी में नोट मत करना, बस रफ में समझ लो। जैसे ऊपर वाला तुम अगर देखोगे जो लूप है, जब की को हम लोग क्लोज कर दिए हैं तो ई तो आर है, इसका ईएमएफ ही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट आई अपना फ्लो कर रहा है। अब आई का वैल्यू निकालना है और ये तीनों के टर्म्स में, तो दो तरीका से कर सकते हो, या तो किरचॉफ लॉ लगा दो या तो ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ से डायरेक्ट क्या होता है, V बराबर आई आर, तो यहाँ V इस पूरे में सोर्स क्या है, वोल्टेज का E, ठीक है ना, समझ में, और इनटू आई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों करंट ऐसे जा रहा है, इसमें भी आई इसमें भी आई, तो ये तो सीरीज है, कॉम्बिनेशन है, करंट सेम है दोनों में, तो यहाँ पे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस R प्लस आर, तो यहाँ आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E बाई आर प्लस आर। उसी को वैल्यू को पुट कर दिया गया, रफ में समझो। मान लो कोई बच्चा बोलेगा इसको किरचॉफ लॉ से बताइए, तो वो भी बता देते हैं। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें आई, स्मॉल आई, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर। चलो किरचॉफ लॉ से कर देते हैं। अब चलो कहाँ से चलना चालू करोगे, यहाँ से चलते हैं, चल रहे प्लस से माइनस, माइनस, तुम अपने आप को खड़ा करो, चलना शुरू करो। चलो प्लस से माइनस, माइनस, तो माइनस आई आर, फिर चल रहे प्लस से माइनस, माइनस, तो माइनस आई आर, फिर चल रहे माइनस से प्लस, प्लस, ई बराबर 0। इक्वेशन लिखने तुमको आता है तो यहाँ से सॉल्व करो फिर से, तो यहाँ से तुम देखोगे माइनस ई पूरा उधर कर दो तो ई अकेले रह गया और ई उधर आ गया, और फिर आई कॉमन निकल जाएगा, आर प्लस आर, आर प्लस आर को नीचे करो, यही चीज आ जाएगा। तो या तो ओम्स लॉ से सोचो या तो किरचॉफ लॉ से सोचो। अगर ऊपर वाले लूप में हम लोग सोचते हैं तो हम लोग को आई निकल जाएगा, वही आई का वैल्यू यहाँ पे हम रख दिए, देखो V बराबर आई आर, और फिर आर तो अपनी जगह पे है, और फिर उसी को ई का वैल्यू रख दिए, तो जो शुरू में आया था के एक्स, के कट गया, और फिर सॉल्व कर दिए। तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं, तुम एक बार या दो बार इसको सोचोगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसका प्रॉब्लम्स अगले क्लास में करा देंगे, बहुत इजी होता है प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम। तो पहले आराम से देखो, जो 6 चीज बताए हैं आज, उसको पहले तुम प्रैक्टिस कर लेना। क्या क्या? डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पहले डेफिनेशन, फिर प्रिंसिपल क्या था, तो V इज इक्वल टू के एल, उसको दम दिमाग में डालो, V इज इक्वल टू के एल। उसके बाद कंस्ट्रक्शन को बताया, कंस्ट्रक्शन में बताया कि बुक में कहीं कहीं दूसरा फिगर होता है, दोनों सेम है, ये फिगर और वो फिगर सेम है। एचसी वर्मा में यही फिगर है, अगर तुम्हारे पास 12th का एचसी वर्मा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स देखना, यही फिगर है, और यहाँ में यही फिगर है। सीबीएसई बोर्ड सबसे बड़ा बात यही फिगर देता है हमेशा। चलो तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए बता देना। हो सकता है किसी के स्कूल में दूसरा ऐसे ही बता दे कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे ऐसे, तो सोचेगा दूसरा चीज है, अरे यही चीज है यार, खाली तार को तोड़ तोड़ के काट काट के लगाया है, ठीक है। तो चलो फिर वर्किंग देख लेना, फिर कंपैरिजन ऑफ जो बताया वो तो कुछ था ही नहीं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस भी थोड़ा लेंदी है, खाली ये नहीं कि टफ है, टफ नहीं है, ये लेंदी है, थोड़ा लंबा हो गया, सोचोगे तो आसान है, तुरंत समझ में आ रहा है कि एक स्टेप में बस यही समझना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टर, अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर सेम होता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टर क्या होता है, तो रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, वायर का पोटेंशियल डिफरेंस के एल, और यहाँ एल क्या है, एक्स डैश, ये तो हम शुरू में याद करवा दिए थे ये वाला, फिर आई का वैल्यू रख के सॉल्व कर दिए,
तो तुरंत आंसर आ गया। तो अभी देखो, हो सकता है कल या मंडे को इसका कुछ सवाल बताएंगे, वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन तो तुमको आ ही जाएगा। अगर मन किया तो हम कल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच गया अब हम लोग का इसका न्यूमेरिकल पोटेंशियोमीटर का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और थोड़ा सा पढ़ाएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब तो सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ा देंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और फिर थोड़ा सा 2-3 क्लास हम प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि याद रखना दोस्त, पहला 4 ही चैप्टर बड़ा है एनसीईआरटी का हम लोग का 12th में, 1 2 3 4। फिर उसके बाद सब बहुत छोटा छोटा भी चैप्टर्स है, कुछ कुछ चैप्टर्स है जैसे एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया। सेकेंड पार्ट में सब छोटा छोटा चैप्टर है, 150 पन्ना का तो सेकेंड पार्ट है, बहुत छोटा पतला है, तो बहुत जल्दी होता है। अभी इसी में तुम जान लगाओ, अब पूरा समझो, ठीक है। फिर मिलते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, गुड बाय।